जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मित्रों, हाथ जोड़ के प्रणाम, क्योंकि 3 दिन बहुत बहुत ज़्यादा काम आया था। आप ये समझो कि कोरोना के बाद में इतना काम इतने कम समय में मैंने कभी किया नहीं था। कोरोना के बाद में बोल रहा हूँ, आज पहली बार आया था तो करना तो पड़ा। इसलिए 3 दिन मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं पॉडकास्ट के बारे में सोचूं। खैर, आप जानते हो कि भाई हमारा पेट तो हाथ पे है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा और पैसा मिलने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल 1758, 20 अप्रैल का बापूजी वकील का सरहिंद से लिखा एक पत्र उपलब्ध है। उस पत्र में उसने लिखा है कि अब्दाली लाहौर से लश्कर के साथ सरहिंद आया और सिखों से लड़ाई की। लड़ाई बड़ी घनघोर हुई है। लड़ाई के बाद अब्दाली कंदहार चला गया है। नजीब भी उस लड़ाई के लिए सतलज तट पर आया था, लेकिन अब्दाली को जाते हुए देख वो दिल्ली लौटा है। इससे एक हुआ कि अदीना बेग अब पूरी तरह से मित्रों समझ गया कि सिखों का लक्ष्य कुछ अलग है। अदीना बेग उस हद से ज्यादा मदद करने वाले तो सिख है नहीं। सीधी बात है, आप बताओ, पंजाब के सिख अपने सर पर अदीना बेग की हुकूमत क्यों चाहेंगे, है ना? और यही भाबते हुए अदीना बेग ने दादा को पंजाब बुलाया था। भाई अदीना बेग का क्या है, एक तो धर्मांतरित हिंदू था, धर्मांतरित होके मोमिन बन गया था। उसके लिए तो, और हिंदी में कहावत है ना कि नया नया धर्मांतरित मोमिन जो होता है, मुल्ला जो होता है, वो प्याज कुछ ज़्यादा खाता है। क्यों खाता है आपको पता है। आगे तो इसके लिए अदीना बेग के हिसाब से काफिर तो दोनों ही थे, सिख भी थे, दादा भी थे। अगर सिख नहीं साथ दे रहे तो दूसरा काफिर राघोबा दादा, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो जर जोर जमीन चाहिए बस। दादा और होलकर ये दोनों अप्रैल 58 में पंजाब पहुंचे थे। बापूजी वकील उनके साथ था। यहाँ लगता है कि मल्हारबा ने नजीब के जरिए अब्दाली से कुछ सुलह वार्ता करने की कोशिशें ऑलरेडी शुरू कर रखी है। पत्र में 2-3 पत्र में मुझे इसके उल्लेख मिले, लेकिन डिटेलिंग नहीं थी, घटना नहीं थी, तो मैंने आपको नहीं बताई। पहला प्रश्न है कि मल्हार होलकर दादा से पहले पंजाब क्यों गए? वजीर से गुप्त वार्ता करके क्या हासिल होने वाला था? मुझे तो नहीं लगता कुछ हासिल होने वाला था, या कोशिशें थी मल्हारबा की जारी थी, क्योंकि आक्रांता हमें वहाँ पे मजबूती से खड़ा दिखता है। सरहिंद में राघोबा दादा ने अब्दाली के ये जो एक सरदार था, रोहिला पठान था, अब्दुल समद, इस अब्दुल समद को पीट पीट के कैद कर लिया था। इसका बड़ा गहरा असर लाहौर पे हुआ। सिखों के लगातार 10 साल के आक्रमण से और मराठों के डर से लाहौर में बैठा जहान खान अब्दाली के बेटे तैमूर को लेके पेशावर भाग गया। यहाँ दादा ने उसका पीछा आखिर तक किया। लाहौर में उसने आधी छोड़ी हुई नगदी, सारी संपत्ति और सिंधु नदी तक सारा प्रदेश मराठों ने हस्तगत किया। 75 लाख रुपए के बदले अदीना बेग के हवाले सारा प्रदेश राघोबा दादा ने कर दिया। वर्षा ऋतु का आरंभ था तो दादा तुरंत दिल्ली लौट आया। 1758 को दादा ने सभी प्रमुख सरदारों को यह वार्ता लिख के भेजी है। पत्र में लिखा है, लाहौर फतेह हो गया, जहान खान भाग गया, उसके पीछे उसकी फौज भाग गई। इस बीच अदीना बेग 15 अगस्त 1758
58 को मर गया। आदिना बेग के मरने के बाद पूरा लाहौर और पूरा पंजाब निर्नायकी जैसे हो गया था और तुरंत पंजाब में अशांति फैल गई। सरहिंद से सतलज, व्यासगंगा और चिनाब इन नदियों को पार करके लाहौर पहुंचे। मराठे जब लाहौर पहुंचे तो देखा कि संदीप बेग की बेगम और उसके बच्चों को कैद कर लिया गया है। आदिना बेग का दीवान लक्ष्मी नारायण कायस्थ उसके हाथों लाहौर का प्रशासकीय कारभार सौंप के और संदीप बेग के बच्चों के साथ उसकी विधवा बेगम को कैद से मराठों ने रिहा कर दिया। अब उस समय लाहौर में होलकरों की खुद की पेंढारी फौज भी थी मराठों के साथ। तो इन दोनों पेंढारी फौज और मराठे इन दोनों ने अब्दुल समद की सारी संपत्ति, सारी नगदी जब्त कर ली। पेंढारी तो बड़े खुश हुए होंगे क्योंकि जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी लूट उनको मिली थी। 4 मई का रघुनाथ राव का नाना को लिखा एक विस्तृत पत्र है जहां पे उसने पंजाब की सारी लड़ाइयों का वृत्तांत दे रखा है। उसने बताया है कि अटक के जीतने के बाद वो पेशावर गया, वहां अब्दाली ईरान में लड़ने गया था और यही मौका राघवा दादा ने भांप लिया। ईरान के शाह ने अब्दाली का फौज का बुरा हाल किया। उसको बड़ी तगड़ी मात ईरान के बादशाह ने दी। अब्दाली वहां से भाग के कंदहार गया। कंदहार जाने के बाद में अब्दाली को पता चला कि ईरानी फौज भी उसके पीछे पड़ी है और मैं घबराया नहीं कहूँगा, वो घबराया लेकिन चिंतित अब्दाली जरूर था क्योंकि कंदहार प्रांत के जो सरदार थे जबरदस्त खान और मुकब्बर खान, उनके साथ कुछ जमींदार भी कंदहार के इलाके के आए थे जिन्होंने तुरंत पाला बदला और ईरान के शाह का पक्ष लिया। अब्दाली फिर फंस गया। लाहौर में मराठों ने अनाजी रेणके और रायजी सहदेव इन दोनों को प्रशासकीय अधिकारी भी नियुक्त किया। गोपाल राव भी अब लाहौर में रहने लगे। ईरान के शाह का मित्रों एक अभिनंदन पत्र दादा को आया है। ईरान के शाह ने लिखा है कि ईरान के फौज के साथ आपका कंदहार में स्वागत है। कंदहार के विजय के बाद अब्दाली का पारिपत्य करके आप अटक तक अपनी सीमा आपकी सीमा अटक तक बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पे कैच क्या है वो देखो। काबुल और कंदहार ये दोनों तो हिंदुस्तान के सूबे थे। अकबर से औरंगिया तक जितने भी सुल्तान हुए उन सब के सल्तनत का हिस्सा ये दोनों इलाके रहे हैं। दादा ने अटक से आगे कंदहार काबुल तक अपनी सीमा बढ़ाने की सोच रखी थी, लेकिन ईरान के शाह की सोच कुछ अलग थी। लेकिन ठीक है, राघवा दादा युद्ध तो नहीं करना चाहता था। बिना युद्ध के बातचीत करके कुछ हल ढूंढने के पक्ष में राघवा दादा था और लगता है कि इस बारे में मुझे लगता है कि उसकी सोच भी सही थी। आदिना बेग के हाथों पंजाब सौंप के 2 करोड़ से ज़्यादा चौथाई वसूली की कल्पना राघवा दादा ने की थी। अब पुणे से नाना ने एक पत्र राघवा दादा को भेजा। उस पत्र में उसको तुरंत दक्षिण आने का आदेश दे दिया। ये थोड़ा विचित्र लगता है क्योंकि नाना वहाँ की सद्य परिस्थिति जो थी पंजाब की उससे बिल्कुल अनजान था। उसे दादा को वहाँ पंजाब में और 1 महीना रुकवाना चाहिए था, लेकिन दादा ने जीते हुए सूबे पर ठीक तरह से अभी अमल भी नहीं बिठाया था। कम से कम 1-1.5 महीना तो उसे लगने वाला था। बस
ये 2-3 महीनों में सरहिंद, लाहौर, अटक, पेशावर हर जगह का विरोध नष्ट करके वहाँ स्वतः की यानी मराठों की प्रशासक की ये व्यवस्था खड़ी करना, और वो भी इतने कम समय में, ये मित्रों केवल और केवल असंभव था, क्योंकि सरकार तो अब मराठों की थी लेकिन सिस्टम अभी मुसलमानों की ही थी। अब दादा दिल्ली में बिना वजह जो रुका था ना, यहाँ लाहौर में 1 साल ज़्यादा गुजार देता, जैसे 9-10 महीने दिल्ली में गुजारे उसके बजाय लाहौर में गुजार देता। हाँ, मराठी सरदार वहाँ स्थिर स्थावर हो जाते, और जितने भी स्थानिक है जो अब्दाली विरोधी थे उनका भी शायद दादा को साथ मिलता, नहीं मिला। तो कदाचित अब्दाली वहीं कायम स्वरूपी पर्दे के पीछे चला, मुझे तो लगता है कि पर्दे के पीछे अब्दाली कायम स्वरूपी चला जाता, मराठे उसको वहीं परास्त कर देते इस पे अपनी सरहद पे। ये मल्हारबा और नाना की चूक, रणनीतिक चूक मैं मानता हूँ। मैं राघोबा दादा को इसमें बीच में नहीं लाता, क्योंकि राघोबा दादा उतना अनुभवी नहीं था जितना मल्हारबा और नाना थे। तो ये पंजाब से निकलना, अटक से जीतने के बाद तुरंत वहां से निकलना, नाना की और मल्हारबा की रणनीतिक चूक साबित हुई है। नाना ने तो जैसा मैंने कहा कि दादा को दक्षिण बुलाया था, लेकिन मल्हारबा भी उसके पीछे तुरंत। मल्हारबा के वापसी का क्या मतलब है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक अंताजी का लिखा उसी समय का पत्र है। अंताजी लिखता है, आपका 18 अप्रैल का पत्र मिला, पढ़ के बहुत आनंद हुआ कि मराठा अपराजित रहे हैं। यहाँ दिल्ली में वजीर ने भी हर्ष मनाया, लेकिन यहाँ हम सभी को एक आशंका है कि अगर मराठों की कायम स्वरूपी छावनी लाहौर प्रांत में होती तो, क्योंकि अगर ये कायम स्वरूपी छावनी लाहौर में हम नहीं बिठाते हैं तो पर्जन्य ऋतु में पठान फिर से वहां आने की संभावना प्रबल है। अगर आपकी आज्ञा हो तो बादशाह और वजीर को लेके विट्ठल शिवदेव लाहौर आने के लिए तैयार है। कृष्णराव काले भी उनके साथ रहेंगे। दक्षिण के घोड़ों ने पहली बार इस अभियान में सिंधु नदी का पानी पिया था मित्रों। 4 मई 1758 लगातार 74 दिन के अथक दौड़ और युद्ध करने के बाद मराठों ने पंजाब से शुरू किया यह अभियान अटक तक आगे बढ़ाया। खुद के दम पर असामान्य शौर्य का परिचय भारतवर्ष को मराठों ने इस अभियान में करवाया। वैसे ये भी बता दूं कि राजपूताना, पंजाब और दोआब, ये जो उत्तर का क्षेत्र था, उन लोगों ने भी अटक कभी देखा नहीं था मित्रों। अटक किले पे भगवा झंडा फहराना इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना साबित हुआ। मैं राष्ट्रीय भावना ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। मैं पंजाबी हूँ तो मुझे सिख अच्छे लगेंगे, पंजाबी हिंदू अच्छे लगेंगे। मैं राजपूताना का हूँ तो मुझे जाहिर है राजपूती अच्छे लगेंगे। ये सोच मेरी नहीं है, मैं पूरे भारतवर्ष की भावना ध्यान में रख रहा हूँ। वैसे वो सद्गुण विकृति मैंने जो बताई थी ना, मुझे 2-3 उदाहरण अभी याद आ रहे हैं। मैंने सोचा कि विषयांतर होगा, लेकिन आपको बताना जरूरी है। दूसरी हमारी माता नाइकी देवी। नाइकी देवी ने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास लगभग पकड़ लिया था। उसकी जान वहां निकल आई थी जब वो सब बाजू से गिरा था। आश्चर्यजनक रूप से वो साला वहां से भाग गया, लेकिन माता ने उसका पीछा नहीं किया। यह है हमारी माता नाइकी देवी की सद्गुण विकृति। राजमाता जिजाऊ को महाराज ने
अफजल खान को मार के उसका सर एक थाली में भेंट किया था। पता है माता ने उसके बाद क्या किया? माता ने वो सर देखा, श्री शिवराय का अभिनंदन किया और उसके तुरंत बाद माता ने अफजल खान के कब्र की व्यवस्था में दिया और बाती लगाने का आदेश दिया। सिर्फ आदेश नहीं दिया, सालाना कुछ रकम भी जिज़ा-उल-मौला ने तय कर ली। यह है जिज़ा-उल-मौला की सद्गुण विकृति। और इसको बैकग्राउंड में रख के आप देखिए कि ऐसे महान माताओं के हमारे देश में ये बुक्कड़ रज़िया 4 साल तो सुल्ताना रही, उसमें से 2.5 साल अपने इथोपियन गुलाम आशिक के साथ केवल और केवल अपने परिवार से मौत के डर से वो दिल्ली के आसपास अखंड भागती रही। लेकिन ये रज़िया हमारे पाठ्य पुस्तकों में महान, शौर्यवान, निडर पहली दिल्ली की महिला प्रशासक बनी। क्या करें इन हरामियों का, मुझे तो घिन आती है। हम कुछ करते नहीं है, ये हमारी सद्गुण विकृति मुझे लगती है। सड़क पे नंगा करके इन हरामी, गंदी नालियों, कीड़ियों, ये वामपंथिक कथाकार है ना, इनको नंगा करके एक एक जूता मारना चाहिए। यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले राक्षसों का क्या होता था आपको सबको पता है ना, उनको मारते थे ना माँ। हाँ मित्रों, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी वीरांगनाओं की जो सीरीज है उसे जरूर सुने, बहुत आनंद आपको आने वाला है। वंदे मातरम।